प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इसके पहले जब हम लोग इस शिक्षण कक्ष में उपस्थित हुए थे तो हम सभी लोगों ने डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का निबंध, इसका शीर्षक भारतीय साहित्य की विशेषताएं, उसके ऊपर अपनी परिचर्चा की थी। और उस परिचर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व, इस निबंध को पढ़ने से पूर्व, हमने इस निबंध के निबंधकार द्विवेदी युग के सहज स्वभाव के धनी, एक अलग ही दिशा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा का प्रयोग करने वाले, संस्कृत के तत्सम शब्दों में अपनी बात को रखने वाले द्विवेदी युग के महान निबंधकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के जीवन परिचय को जाना था। और जीवन परिचय पर प्रकाश डालने के उपरांत शीर्षक भारतीय साहित्य की विशेषताएं निबंध को हमने पढ़ने और पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया था, जहां पर आपको स्मृति पटल पर पुनः एक बार हम आपका ध्यान पहुंचाना चाहते हैं, आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब हम लोगों ने इस निबंध को पढ़ना प्रारंभ किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इस निबंध का निबंधकार इस पूरे निबंध में जहाँ से वो शुरुआत करता है, जहाँ से निबंध को लिखने के लिए अपनी लेखनी चलाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, वहाँ पर ही उन्होंने सबसे पहले कहा है कि भारतीय साहित्य में समन्वय की सर्वोत्तम भावना है। भारतीय साहित्य में समन्वय की सर्वोपरि विशेषता है। समन्वय ही एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय साहित्य को सर्वोपरि बना देती है। चाहे वो जीवात्मा का परमात्मा के रूप में समन्वय हो, चाहे वो धर्म के साथ समन्वय हो, चाहे वो साहित्य का कला के साथ समन्वय हो, चाहे वो साहित्य का भाषा, जाति, धर्म के साथ समन्वय हो, राष्ट्र के साथ समन्वय हो, भौगोलिक परिस्थितियों के साथ समन्वय हो, सर्वत्र समन्वय के भाव को लेकर के ही भारतीय साहित्य लिपिबद्ध किया गया है, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास जी की मान्यता है। और वह इस विषय वस्तु को प्रतिस्थापित भी करते हैं, इस विषय वस्तु को वह बड़ी सक्षमता के साथ उपस्थित भी करते हैं और एक एक को परिभाषित करते हुए डिफाइन कर रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो जीवात्मा और परमात्मा में संबंध को मानते हैं, किस प्रकार से देश काल के भौगोलिक परिस्थितियों में समन्वय कर रही हैं, किस प्रकार से कला के साथ समन्वय किए हैं, किस प्रकार से गीता में दिए हुए ज्ञान, उपदेश कि ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों के समन्वय से ही जीवन का उन्नयन होता है, उसको स्थापित किए हैं। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को स्थापित किए हैं। और उन्होंने पूरे ही संसार में तुलसी की भांति ही जा करके लोक मंगल को ध्यान में रखते हुए, लोक कल्याण की भाव को लेकर के सर्वत्र समन्वय की बात रखी है। तो उनके इस विचारधारा को इस निबंध के पहले वाले गद्यांशों में हम लोग पढ़ चुके थे। अब शेष इस निबंध के जो गद्यांश है वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम पुनः एक परिचर्चा देखिए आपके सामने उपस्थित कर देते हैं कि जो हमारा शीर्षक है वो भारतीय साहित्य की विशेषताएं, और इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिनको हम बड़े प्रेम के साथ बाबू श्याम सुंदर दास के नाम से भी जानते हैं। लेखक परिचय के बारे में हम जब इस पाठ को प्रारंभ किए थे, निबंध को प्रारंभ किए थे, तभी हम लेखक से आपका परिचय करा दिए थे। इसके जो इनके द्वारा जो कृतित्व एवं व्यक्तित्व है, जो रचनाएं की गई हैं, इन रचनाओं के बारे में भी हम पूर्व पाठ में आपको बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर अब समय न देकर सीधे आगे बढ़ते हैं। हमने वहाँ पर ये भी आपको बताया था कि जब हमसे किसी भी गद्यांश की व्याख्या या अनुवाद पूछा, संदर्भ प्रसंग सहित पूछा जाता है, तो आपको संदर्भ कैसे लिखना चाहिए और आपको प्रसंग कैसे लिखना चाहिए, यह भी पूर्व पाठ में आपको बताया जा चुका है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी छात्र एवं छात्राएं इसको लिपिबद्ध कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे कि कैसे संदर्भ लिखते हैं और कैसे हम प्रसंग लिखते हैं। इस पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द थे, इन कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में भी आपसे चर्चा कर दी गई थी। इनके सभी कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए गए थे, क्योंकि हर शब्द का अपना अर्थ होता है। संसार का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो, हर शब्द अर्थवान है। वाक्यपदीयम में आचार्य भर्तृहरि ने कहा है कि नित्या शब्दार्थ संबंधा, शब्द और अर्थ के जो संबंध हैं वो हमेशा नित्य रहते हैं, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो वहाँ पर इसके पूर्व पाठ में ये सभी काठिन्य निवारण आपको दे दिया गया था। इसके बाद
इस विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण था, आपसे कहा जाकर कथानक के रूप में कहने के लिए आपसे कहा जाए कि इस निबंध को आप किन किन विषयों पर जाकर के परिभाषित कर सकते हैं, तो कुछ प्रस्तुतिकरण के शीर्षक भी यहाँ दे दिए गए थे। जैसे भारतीय साहित्य से क्या आशय है, तो हम बता सकते हैं इस निबंध को पढ़ करके कि भारतीय साहित्य क्या है और उससे क्या आशय है। साहित्य में समन्वय से क्या अभिप्राय है, इस निबंध को हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि साहित्य में समन्वय कैसे स्थापित होता है, साहित्य में धर्म की महत्ता क्या है। प्रस्तुत निबंध में जीवन के सभी क्षेत्रों से किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है, जीवन के सर्वत्र क्षेत्रों में किस चीज़ का महत्व है, अगर वो है तो जीवन की उन्नति होगी, अगर वो नहीं है तो जीवन की उन्नति नहीं होगी। दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से फिलासफर क्या कहता है, साइंटिस्ट क्या कहता है, दार्शनिक प्रकृति को किस रूप में देखता है, एक वैज्ञानिक प्रकृति के रूप को किस रूप में देखता है, इसमें भी एक समन्वय की भावना है और दोनों के दृष्टिकोण को भी यहाँ समन्वय करके साहित्य में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इन्हीं कुछ बिंदुओं के आधार पर इस निबंध की हम समीक्षा करते हैं, इस निबंध की हम व्याख्या करते हैं, इस निबंध के ऊपर हम अपना मंतव्य देखते हैं। इस निबंध को अच्छे से अच्छे ढंग से परिभाषित करते हुए, अच्छे से अच्छे ढंग से व्याख्यायित करते हुए एक वक्ता, एक अध्यापक, एक प्रस्तुतकर्ता आपके सामने इस निबंध के विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, जो इसके पहले 2 गद्यांश आपके बीच में रख दिया गया था। अब हम लोग जो शेष है उसके बारे में चलेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके पहले जहाँ पर यह बताया गया था कि यदि मनुष्य जीवन में समन्वय करना सीख ले, समन्वय पर आधारित हो जाए, संसार में समन्वय बनाना वो सीख ले, तो उसका जीवन लोक कल्याणकारी हो जाता है, लोक मंगलकारी हो जाता है और उसका एक जीवन आदर्श जीवन हो जाता है। यहाँ तक का अध्ययन हम लोगों ने आपके साथ मिलकर के कर लिया था। लास्ट की जो हमारी लाइन थी, तो सारा रहस्य हमारी समझ में आ जाता है तथा इस विषय में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब इसके आगे का पाठ हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक भारतीय साहित्य में जो समन्वय की भावना है वही भारतीय साहित्य की सर्वोपरि विशेषता है और वह उसकी पहली और प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता के बारे में, भारतीय साहित्य की दूसरी विशेषता क्या है, उसकी परिचर्चा करते हुए उसके बारे में बाबू श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। जब तक किसी साहित्य में, किसी भी कार्य में धार्मिक भाव से उसको भारत नहीं जोड़ता है, तब तक वो उत्कृष्ट कार्य नहीं हो सकता है। अर्थात इसीलिए हम सारे कार्यों को अपने धर्म से रिलेटेड कर देते हैं, धर्म में जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। धर्म धारण करने की शक्ति है। धर्म को परिभाषित करते हुए धर्म की जो व्युत्पत्ति बताई गई है, बच्चों लिख लो इसको, कि धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है धारण करना। अब आप कहेंगे साहब क्या चीज़ हम धारण करें, क्या भगवान को, शंकर को जल चढ़ाना ही धर्म है, उसी को धारण करें? नहीं, धर्म की व्यापक परिभाषा है हम जिस भी जीवन को जिएं, हम जिस भी कर्म को करें, उस जीवन की, उस अवस्था की, उस विषय वस्तु का जो धर्म है, उस धर्म को हम धारण करें। जैसे हम छात्र हैं अभी, तो हमारा छात्र जीवन का धर्म है। अब छात्र जीवन के जो धर्म होते हैं उन सारे धर्मों को हम धारण करें। एक किसान है तो कृषक का जो धर्म है उसको धारण करें। एक व्यवसायी है तो एक व्यवसाय का जो धर्म है उसको हम धारण करें। एक अध्यापक है तो एक अध्यापन का जो धर्म है उसको हम धारण करें। जिस दिन ये बात सबके जहन में बैठ जाएगी, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी समस्याओं का अपने आप ही स्वतः ही समाधान हो जाएगा, क्योंकि मैं उस अवस्थाजन्य जो धर्म है उस धर्म को स्वीकार कर लूँगा तो बहुत सारी विसंगतियाँ अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। ये धर्म की व्यापक स्वरूप है, धर्म की व्यापकता और महत्ता है। आगे लिख रहे हैं, धर्म में धारण करने की शक्ति आता है केवल अध्यात्म पक्ष में नहीं, लौकिक आचार विचार, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, लौकिक आचार विचार, राजनीति तक उसका नियंत्रण स्वीकार किया। हमारे यहाँ राजधर्म को भी परिभाषित किया गया कि एक राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। अभी आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा, जहाँ पर भगवान राम ने स्वयं राजधर्म का उपदेश दिया है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर भी धर्म को देखिए परिभाषित किया गया है। मनुष्य व्यक्तिक और सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको हम परिभाषित कर दें। एकेश्वरवाद का मतलब जहाँ पर एक ईश्वर की कल्पना की गई है, ब्रह्म की, केवल ब्रह्म है, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या,
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह एक ईश्वरवाद अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य जी का है वो यहाँ पर है। उपनिषदों का ब्रह्मवाद, उपनिषदों में ब्रह्मवाद की स्थापना की गई है। पुराणों में अवतारवाद हिंदू मान्यताओं के अनुसार, या अन्य में भी, जैसे इस्लाम भी कहता है कि ईश्वर ने अपना पैगंबर भेजा, अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा है। ईसाई धर्म भी कहता है कि ईसा मसीह उनके दूत हैं, संदेशवाहक हैं। ठीक उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी 10 अवतारों की कल्पना की गई है कि भगवान ने 10 बार पृथ्वी पर अवतरण लिया है, पृथ्वी पर आए हैं और पृथ्वी के पाप को दूर किए। गीता को अगर आप पढ़ें, गीता को आप पढ़े होंगे, महाभारत आप देखे होंगे, तो आपको बार बार ये सुनने में मिलता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान समय समय पर दुष्टों का वध करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यही अवतारवाद है। और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है। तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक हो गया। हमारे साहित्य पर धर्म को इस अतिशयता का प्रभाव 2 प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं और जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई, और दूसरी ओर साधारण लौकिक भाव तथा विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक हम यही बात पाते हैं। सामवेद की मनोहारिणी तथा मृदु गंभीर ऋचाओं से लेकर सूर तथा मीरा आदि की सरल रचनाओं तक में सर्वत्र परोक्ष भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता देखने में आती है। इस विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि वेद काल से लेकर के आज तक सर्वत्र हम देखते हैं कि जो भी साहित्य की गई, जो भी साहित्यिक गतिविधियाँ की गई, सब में धर्म की मूल भावना निश्चित रूप से देखने को मिलती है। धर्मानुकूल होकर के ही हम अपने कर्म को करते हैं और तभी जीवन की उन्नति होती है। उपयुक्त मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि हिंदी साहित्य में उच्च विचार तथा पूत भावनाएं तो प्रचुरता से भरी गई। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, उपयुक्त मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च विचार तथा पूत भावनाएं, पूत का मतलब पवित्र, पवित्र भावनाएं तो प्रचुरता से भरी, परंतु उनमें लौकिकता का अभाव हो गया। उनमें लौकिक जीवन की अनेक रूपता का प्रदर्शन न हो सका। हमारी कल्पना अध्यात्म पक्ष में तो निस्सीम तक पहुंच गई। निस्सीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ही न हो, जिसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। परंतु यही जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ कुंठित सी हो गई। हिंदी की चरम उन्नति का काल भक्ति काव्य का काल है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हिंदी की चरम उन्नति का काल भक्ति काव्य का काल है। यानी जो भक्ति युग है वो हिंदी साहित्य के चरम उत्कर्ष का काल है। उसको हम स्वर्णिम काल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उसके साहित्य के साथ हमारे जाति साहित्य के लक्षणों का सामंजस्य स्थापित हो जाता है। धार्मिकता के भाव के प्रेरित होकर जिस सरल तथा सुंदर साहित्य को सृष्टि हुई वह वास्तव में हमारे गौरव की वस्तु है। परंतु समाज में जिस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक दोष घुस जाते हैं तथा गुरुडम माने प्रलाप, व्यर्थ की बातें, गुरुडम की प्रथा चल पड़ती है, उसी प्रकार साहित्य में भी धर्म के नाम पर पर्याप्त अनर्थ होता है। यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास जी इस बात को उपस्थित करते हैं, इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहित्य में धर्म की जो भावना प्रतिपादित की गई वह एक श्रेयस्कर कर्म था, लेकिन उसके पीछे जो व्यर्थ की बातें डाली गई, उसके पीछे जो संसार के सांसारिकता की विषय वस्तु को हटाया गया, उतनी प्रधानता नहीं दी गई, वह कहीं न कहीं एक न्यून दोष के रूप में उपस्थित हो गया और जिसके कारण लोग व्यर्थ की बातें करने लगे। धार्मिकता के भाव से प्रेरित होकर जिस सरलता सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई वास्तव में हमारे गौरव की वस्तु है। परंतु समाज में जिस प्रकार से धर्म के नाम पर व्यर्थ की बातें की गई, धर्म के नाम पर असंगत बातों को भी रखा गया, उपयुक्त विषय वस्तु को भी रखा गया, वह उचित नहीं है। यहाँ पर 2 मुख्य रूपों से देखते हैं, एक तो सांप्रदायिक कविता तथा नीरस उपदेशों के रूप में, दूसरा कृष्ण का आधार लेकर की गई हिंदी की श्रृंगारिक कविताओं के रूप में।
कृष्ण को हमने भगवान भी मान लिया और उनको लेकर के श्रृंगारिक ऐसे काव्यों की रचना कर दिया, ऐसे गीतों की रचना किया जो कहीं न कहीं उनकी मर्यादा के लिए उपयुक्त नहीं जानी जा सकती हैं। वह एक प्रकार से साहित्य में दोष आया, ऐसा कह रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। हिंदी में सांप्रदायिक कविता का एक युग ही हो गया और नीत के दोहों की तो अब तक भरमार है। नीत के दोहे, रही मात के जो नीत के दोहे हैं, अन्य दृष्टियों से नहीं तो कम से कम शुद्ध साहित्यिक समीक्षा की दृष्टि से ही सही, सांप्रदायिक तथा उपदेशात्मक साहित्य का अत्यंत निम्न स्थान है। कोई भी उपदेशात्मक साहित्य हो या सांप्रदायिक साहित्य हो, साहित्य जगत में उसका कोई भी एक अच्छा स्थान नहीं है, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं। क्योंकि नीरस पदावली के कोरे उपदेशों में कवित्व की माया बहुत थोड़ी होती है। राधा कृष्ण को लेकर हमारे श्रृंगारी कवियों ने अपने कुलसित तथा वासनामय उद्गारों को व्यक्त करने का जो ढंग निकाला वह समाज के लिए हितकर नहीं हुआ। यद्यपि आदर्श की कल्पना करने वाले कुछ साहित्यिक समीक्षक इस श्रृंगारी कविता में भी उच्च आदर्शों की उद्भावना कर लेते हैं, पर फिर भी हम वस्तुस्थिति की किसी प्रकार अवहेलना नहीं कर सकते। सब प्रकार की श्रृंगारिक कविता ऐसी नहीं है कि उसमें शुद्ध प्रेम का अभाव तथा कुलसित वासनाओं का ही अस्तित्व हो, पर यह स्पष्ट है कि पवित्र भक्ति का उच्च आदर्श आगे चलकर लौकिक शरीरजन्य तथा वासना मूलक प्रेम में परिणित हो गया। यहाँ पर देखिए, जो अभी हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि बाबू श्याम सुंदर दास जी का ये कहना है कि धर्म के बहाने जो असंगत विषय वस्तु को भी साहित्य में स्थान दिया गया, वो साहित्य जगत के लिए ना तो अच्छा हुआ, और चूंकि साहित्य का संबंध समाज से होता है इसलिए वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के स्वरूप का, भगवान कृष्ण के जीवन का, भगवान कृष्ण के प्रेरक प्रसंगों का जो वर्णन बड़ी ही नम्रता के साथ कुछ साहित्यकारों ने किया, वह अच्छा नहीं है। बल्कि ईश्वर के प्रेम का एक आदर्श स्वरूप स्थापित करने का मीरा का जो काव्य है उसमें भी प्रेम है, लेकिन वह प्रेम ईश्वर के आदर्श स्वरूप का प्रेम है जो सर्वत्र काल के लिए, सर्वत्र समाज के लिए, सर्वत्र शिरोधार्य है, ऐसा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कथन है। भारतीय साहित्य की इन दो प्रधान विशेषताओं का उपयुक्त विवेचन करके अब हम उसके एक देशगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे। अब जरा हम देश के ऊपर चले आवें, जाति के ऊपर चले आवें, क्षेत्र के ऊपर चले आवें, भौगोलिक चीज़ों के ऊपर चले आवें। प्रत्येक देश की जलवायु अथवा भौगोलिक स्थिति का प्रभाव उस देश के साहित्य पर पड़ता है, और यह प्रभाव बहुत कुछ अस्थायी भी होता है। संसार के सब देश एक ही प्रकार के नहीं होते। जलवायु तथा गर्मी सर्दी के साधारण विभेदों के अतिरिक्त उनके प्राकृतिक दृश्यों तथा उर्वरता आदि में भी अंतर होता है। हर देश की अपनी एक जो भौगोलिक सीमा है, जलवायु है, जाति है, धर्म है, वह उस साहित्य को कहीं न कहीं प्रभावित करती है, और उस साहित्य पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और उसे पढ़ना भी चाहिए। साधारण विविधों के अतिरिक्त उनके प्राकृतिक दृश्यों की उर्वरता आदि में भी अंतर होता है। यदि पृथ्वी पर अरब तथा सहारा जैसे दीर्घकाय मरुभूमियाँ हैं तो साइबेरिया तथा रूस के विस्तृत मैदान भी। यदि यहाँ इंग्लैंड तथा आयरलैंड जैसे जलवृत द्वीप हैं तो चीन जैसा विस्तृत भूखंड भी है। इन विभिन्न भौगोलिक स्थितियों का उन देशों के साहित्यों में जो संबंध है उसी को हम साहित्य की देशगत विशेषताएं कहते हैं। अर्थात हर देश की अपनी जो जलवायु है, हर देश की अपनी जो सभ्यता है, हर देश की अपनी जो परिस्थितियां हैं, वही उस देश की देशगत विशेषताओं के अंतर्गत देखी जाती है, और हम सभी लोग उसी के अंतर्गत साहित्य का सृजन भी करते हैं। भारत की सस्य श्यामला भूमि, भारत की भूमि कैसी है? सस्य श्यामला भूमि, हरी भरी भूमि है भारत की। सस्य श्यामला भूमि जो निसर्ग माने स्वाभाविक रूप से सिद्ध सुषमा है, जो स्वाभाविक रूप से सुंदर है, ऐसी भारत की जो सस्य श्यामला भूमि है उस पर भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा। भारत के जितने भी कवि हैं उनका प्रकृति प्रेम अद्भुत है। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, श्रीधर पाठक जी की एक रचना है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा में उन्होंने प्रकृति को व्याख्यायित करते हुए कहा है, प्रकृति को संदर्भित करते हुए कहा है कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठ, कितना सुंदर वर्णन है, ध्यान देना। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारति, पल पल पलटति भेष, क्षणिक छवि छिन छिन धारति। अर्थात प्रकृति कश्मीर रूपी भूभाग पर, कश्मीर रूपी भूमि पर स्वयं नारी के रूप में उपस्थित होकर के अपने रूप का, सौंदर्य का श्रृंगार कर रही है, और पल पल अपने वेशों को सुंदर बनाने के लिए वो सजती और संवरती हुई
चली जा रही है। उसी लाइन को ये कह रहे हैं, देखिए कि भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा, प्रकृति के प्रति प्रेम रहा। यूँ तो प्रकृति की साधारण वस्तुएं भी मनुष्य मात्र के लिए आकर्षण होती हैं, परंतु उसकी सुंदरतम विभूतियों में मानव वृत्तियाँ विशेष प्रकार से रमती हैं। मानव वृत्तियों का मतलब मानव के विचार। अरब के कब्र स्थल में बहते हुए किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लंबे लंबे पेड़ों में ही सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊँटों की चाल में ही सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने भारत की हिमाच्छादित शैलमाला पर संध्या की सुनहली किरणों की सुषमा देखी हो, अथवा जिन्हें घनी अमराइयों की छाया में कल कल ध्वनि से बहती हुई निर्झरणी तथा उसकी समीपवर्तनी लताओं की बसंत श्री देखने का अवसर मिला हो, साथ ही जो जहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल देख चुके हों, उन्हें अरब की उपयुक्त वस्तुओं में सौंदर्य तो क्या, उल्टे नीरसता, शुष्कता और भद्दापन ही मिलेगा। ये भारत की विशेषता है। भारत की कलकल करती हुई नदियों के ध्वनि, भारत की उच्च शिखरों पर, पर्वतों के उच्च शिखरों पर आने वाली सूरज की प्रथम किरणों का दृश्य, भारत के झरनों का दृश्य, भारत के नदियों का दृश्य, भारत के प्राकृतिक विषय वस्तुओं का दृश्य, भारत के पुष्पों का दृश्य, भारत की घाटियों का दृश्य, मतवाले हाथियों का दृश्य, जो कभी देख लिया होगा वह निश्चित रूप से मोहित हो जाता है और विश्व की अन्य जो देशगत विशेषताएं, जलवायुगत विशेषताएं हैं, वह उसके सामने न्यून हो जाती हैं। उन्हें अरब की उपयुक्त वस्तुओं में सौंदर्य तो क्या, विशालकाय हाथियों की मतवाली भारतीय कवियों की प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे हरे हरे उपवन तथा सुंदर जलाशयों के तटों पर विचरण करते तथा प्रकृति के नाना मनोहारी रूपों में परिचित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय कवि प्रकृति के संश्लिष्ट तथा सजीव चित्र जितनी मार्मिकता, उत्तमता और अधिकता से अंकित कर सकते हैं तथा उपमा उत्प्रेक्षाओं के लिए जैसी सुंदर वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, वैसा रूखे सूखे देश के निवासी कभी नहीं कर सकते। यह भारत की विशेषता है। यहाँ के कवियों का प्राकृतिक वर्णन तत्सम सौंदर्य ज्ञान उच्च कोट की प्राप्त होती है। अर्थात भारत की जो कवि हैं, भारत का विषय वस्तु इतना सुंदर है, भारत का प्राकृतिक वातावरण ही इतना सुंदर है कि भारत का कवि जब उसका अवगाहन कर लेता है, उसको देख लेता है, उसमें रम जाता है अपने आप को। सुमित्रानंदन पंत के बारे में कहा गया है कि कबीर के कविता के इसमें प्रकृति के इतने सुकुमार कवि थे कि वो प्रकृति के जितने सन्निकट जाकर के वो रहे, उतना हिंदी साहित्य में कोई भी कवि नहीं रहा। पंत जी स्वयं कहते हैं कि मुझे ऐसी लत थी कि मैं पुष्पों के नीचे जाकर के बैठ जाता था और मैं इतनी सूक्ष्मता से प्रतिदिन उसको देखा करता था कि एक कली कैसे विकसित हो रही है, धीरे धीरे उसका विकास कैसे हो रहा है, उसमें पुष्प कैसे आ रहे हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ कैसे फैल रही हैं। इतना सामिप्य से किसी भी प्रकृति का दर्शन करने वाला अगर कोई कवि है तो वो सुमित्रानंदन पंत हैं, और वो सुमित्रानंदन पंत भारतीय कवि हैं, वो भारत की विशेषता है। प्रकृति के रम रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति होती है, उसका उपयोग कविगण कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी करते हैं। यह अखंड भूमंडल तथा असंख्य ग्रह, उपग्रह, रवि, शशि अथवा जल, वायु, अग्नि, आकाश कितने रहस्यमय तथा अज्ञेय हैं, फिर भी हमारे कवि इनको सुंदर ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। हमारे लेखक इनको सुंदर ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किए। इनकी सृष्टि, संचालन आदि के संबंध में दार्शनिकों अथवा वैज्ञानिकों ने जिन तत्वों का निरूपण किया, अभी देखिए बच्चों ध्यान देना, अभी धर्म के बारे में बताया गया, धर्म का साहित्य से क्या समन्वय है, फिर देश, जाति, जलवायु का समन्वय बताया गया। अब दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कैसे समन्वय है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ आप ध्यान देंगे, वैज्ञानिकों ने जिन तत्वों का निरूपण किया वे ज्ञानगम्य अथवा बुद्धिगम्य होने के कारण नीरस तथा शुष्क हैं। काव्य जगत में इतनी शुष्कता और नीरसता से काम नहीं चल सकता। काव्य में सरसता होना चाहिए, काव्य का गुण ही है सरस होना। काव्य में अगर नीरसता हो गया तो वो व्याकरण हो गया, फिर वो काव्य नहीं हो सकता है। नीरसता से काम नहीं चल सकता। अतः कविगण बुद्धिवाद के चक्कर में न पड़कर व्यक्त प्रकृति के नाना रूपों में एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का, एक अव्यक्त तथा किंतु सजीव सत्ता का साक्षात्कार करते हैं और उसमें भावमग्न हो जाते हैं। आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है नौका विहार, और नौका विहार में सुमित्रानंदन पंत जी गंगा जी को, गंगा नदी को एक स्त्री के रूप में चित्रित कर देते हैं, और तब वहाँ पर लिखते हैं कि सैकस सैया पर दुख धवल, तरवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। उसको तापस बाला के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। अर्थात प्रकृति का भारतीय कवि मानवीकरण कर देता है, उसे मनुष्य जैसा व्यवहार करा देता है। ये भारत के कवियों की विशेषता है।
इसे हम प्रकृति संबंधी रहस्यवान का एक अंग मान सकते हैं। प्रकृति के विविध रूपों में विविध भावनाओं के उद्रेक की क्षमता होती है, परंतु रहस्यवादी कवियों के अधिकतर उसके मधुर स्वरूप से प्रयोजन होता है, क्योंकि भावावेश के लिए प्रकृति के मनोहर रूपों की जितनी उपयोगिता है उतने दूसरे रूपों की नहीं। यद्यपि इस देश की उत्तरकालीन विचारधारा के कारण हिंदी में बहुत थोड़े रहस्यवादी कवि हुए, परंतु कुछ प्रेम प्रधान कवियों ने भारतीय मनोहर दृश्यों की सहायता से अपनी रहस्यमय युक्तियों को अत्यधिक सरस तथा हृदयग्राही बना दिया। काव्य वही उत्तम होता है जो सरल हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को इसलिए इतनी सफलता और प्रामाणिकता और प्रधानता मिल गई क्योंकि उनका रामचरितमानस सरल एवं सहज है। इसलिए कवियों के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में जो कवि जितना सहज और सरल होगा उसका काव्य उतना ही आकर्षक होगा, उतना ही प्रधान होगा, उतना ही सर्वग्राह्य होगा। लेकिन कोई अगर रहस्यवाद की बात भर देगा तो वो काव्य उतना ही दुरूह हो जाता है और गंभीर हो जाता है, उस केवल बुद्धि का प्रपंच जाल रह जाता है। ये जातिगत तथा देशगत विशेषताएं तो हमारे साहित्य के भाव पक्ष के, इनके अतिरिक्त उसके कला पक्ष में भी कुछ अस्थायी जाति मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब अवश्य दिखाई देता है। कला पक्ष से हमारा अभिप्राय केवल शब्द संगठन अथवा छंद रचना से नहीं। अभी तक साहित्य के भाव की बात हो रही थी, साहित्य के हृदय में भाव पक्षों की बात हो रही थी। अब साहित्य को सुंदर बनाने के लिए जो छंद अलंकार शब्द योजना लगाई जाती है, इनकी चर्चा करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि छंद रचना तथा विविध अलंकारिक प्रयोगों से नहीं, प्रत्युत उसमें भावों की व्यक्त करने की शैली भी सम्मिलित है। यद्यपि प्रत्येक कविता के मूल में कवि का व्यक्तित्व निहित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उस कविता के विश्लेषण द्वारा हम कवि के आदर्शों तथा उसके व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हैं। परंतु साधारणतः हम देखते हैं कि कुछ कवियों में प्रथम पुरुष एक वचन के प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक है तथा कुछ कवि अन्य पुरुष में अपने भाव रखते हैं। ये थोड़ा सा समझने का आपका विषय है कि प्रथम पुरुष एक वचन शब्द की शक्तियाँ होती हैं। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना से प्राय कोई बात कोई व्यक्ति सीधे सीधे कह देता है और कोई विषय वस्तु को, किसी बात को कोई व्यक्ति घुमा करके कहता है। तो जो घुमा करके कहता है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से कहता है, उसी को ये कह रहे हैं कि अन्य पुरुष में वो कहता है। और जो सीधे अपनी बात प्रत्यक्ष रूप से कह देता है, उसके लिए कह रहे हैं कि पुरुष एक वचन में, यानी सीधे सीधे वो अपनी बात को रख देता है। अंग्रेजी में इस भिन्नता के आधार पर कविता के व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत नामक भेद हुए, परंतु ये विभेद वास्तव में कविता के नहीं, उसकी शैली के हैं। दोनों प्रकार की कविताओं में कवि के आदर्शों का अभिव्यंजन होता है, केवल इस अभिव्यंजन के ढंग में अंतर होता है। दोनों ही स्थितियों में कवि अपने हृदय के भाव को रखता है, चाहे वो रहस्यवाद में जाकर के रखे और चाहे वो साधारणीकरण में रखे। रखता दोनों ही परिस्थितियों में हृदय के भाव को ही है, परंतु केवल रखने के ढंग में अंतर हो जाता है। एक में वो आदर्श आत्मकथन अथवा आत्मनिवेदन के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, दूसरे में उन्हें व्यंजित करने के लिए वर्णनात्मक प्रणाली का आधार ग्रहण किया जाता है। भारतीय कवियों में दूसरी वर्णनात्मक शैली की अधिकता तथा पहली की कमी पाई जाती है। भारत के जो कवि होते हैं वो दूसरी वर्णनात्मक शैली में अर्थात व्यंजना में बात करते हैं और रहस्य में वो बात कम करते हैं। यही कारण है कि यहाँ वर्णनात्मक काव्य अधिक हैं तथा कुछ भक्त कवियों की रचनाओं के अतिरिक्त उस प्रकार की कविता का अभाव है जिसे गीत काव्य कहते हैं और जो विशेषकर पदों के रूप में लिखी जाती है। गीत काव्य उसे कहते हैं जो गाई जाए और पद्य के रूप में रखी जाए। साहित्य के कला पक्ष की अन्य महत्वपूर्ण जातीय विशेषताओं से परिचित होने के लिए हमें उसके शब्द समुदाय, देखिए किसी भी साहित्य के लिए शब्द बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है, शब्द समुदाय पर ध्यान देना पड़ता है। साथ ही भारतीय संगीत शास्त्र की कुछ साधारण बातें भी जान लेनी होगी। वाक्य रचना के विविध भेद, हम वाक्य रचना के भेदों को जानें, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इन सारे वाक्यों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। रचना के विविध भेद, शब्द तथा अर्थगत अलंकारों, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अलंकारों को जानें, अक्षर को जानें, मात्रिक, लघु मात्रिक, दीर्घ मात्रिक, हर्ष मात्रिक, इनको जानें। समुदायों का विवेचन भी उपयोगी हो सकता है, परंतु एक तो ये विषय इतने विस्तृत हैं कि इन पर यहाँ विचार करना संभव नहीं है। ये जितने भी विषय आपके सामने अभी रखे गए, अलंकार हो गया, शब्दगत हो गया, वाक्य योजना हो गई, शब्द योजना हो गई, इन पर अगर हम प्रकाश डालें, ये सब के सब बेटा पारिभाषिक शब्द हैं और इनकी एक विस्तृत व्याख्यान हो जाएगा, विस्तृत परिभाषा हो जाएगी। इसलिए आपके स्तर पर केवल इसे इतना ही समझ लेना अभी उपयुक्त होगा, विस्तार से यहाँ पर जा पाना संभव नहीं है। ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास जी भी कह रहे हैं और ऐसी हमारी भी मान्यता है।
आदि छंद विचार करना संभव नहीं होगा। दूसरे, इनका संबंध साहित्य के इतिहास से उतना अधिक नहीं है जितना व्याकरण, अलंकार और पिंगल से। पिंगल छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है, पिंगल छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है। तीसरी बात यह भी है कि इनमें जाति विशेषताओं की कोई स्पष्ट छाप भी नहीं दिख पड़ती है, क्योंकि ये सब बातें थोड़े बहुत अंतर से प्रत्येक देश और साहित्य में पाई जाती हैं। अर्थात यह जो विषय वस्तु है ये थोड़े बहुत अंतर के साथ विश्व के समस्त भाषाओं, समस्त साहित्यों में पाया जाता है, लेकिन जो यह विषय वस्तु थी वह केवल भारत की विशेषताओं में पाया जाता है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अभी तक कि बाबू श्याम सुंदर दास जी ने भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इस निबंध के अंतर्गत भारतीय साहित्य की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, भारतीय साहित्य में समन्वयवाद की स्थापना की गई है। भारतीय साहित्य में साहित्य को धर्म से जोड़ा गया है। भारतीय साहित्य को देश, काल, जाति, वातावरण से जोड़ा गया है। भारतीय साहित्य में दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। भारतीय साहित्य में भारत के प्रकृति को सर्वांगीण रूप से सर्वहृदयंगम किया गया है, स्वीकार किया गया है। भारत का कवि उसको आत्मसात करके अपनी रचना को करता है, इसीलिए भारत का साहित्य सर्वोपरि साहित्य हो जाता है, सुंदरतम साहित्य हो जाता है। भारत के साहित्यकार, कविकार अपनी बात को व्यंजना के माध्यम से सुंदर ढंग से कहने का प्रयास करते हैं। वो रहस्यवाद में उतना विश्वास नहीं रखते हैं। जिन कवियों ने रहस्यवाद को अपनाया उनका काव्य शायद सर्वजन ग्राह्य नहीं हुआ, लेकिन जिन कवियों ने सरल स्वभाव में अपनी रचना की, सहज रूप से अपनी रचना की, वह एक सर्वग्राह्य कवि हो गए, सर्वलोकप्रिय कवि हो गए। देश काल की सीमाओं को तोड़ करके उनकी मान्यताएं हो गई। जैसे तुलसीदास जी का सहज रूप में रची हुई रचना श्री रामचरितमानस सर्वोपरि और सर्वग्राह्य रचना है, जबकि उसी राम के चरित्र को लेकर के केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना की, लेकिन अत्यधिक रहस्यवाद ला देने के कारण, अत्यधिक विद्वता प्रस्तुत कर देने के कारण वह काव्य शायद उतना सहज और सरल और लोकप्रिय न हो सका। इन विषय वस्तुओं को यहाँ पर स्थापित किया गया। अंत में साहित्य का जो दूसरा पक्ष है, साहित्य के काव्य के 2 पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत अब तक की सारी बातें बताई गई। अंत में कला पक्ष के अंतर्गत जिसमें वाक्य योजना, शब्द योजना, अलंकार योजना, छंद योजना, ये सब विषय वस्तु आते हैं। इन विषय वस्तुओं की भी चर्चा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इस निबंध में की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि जो कला पक्ष के विषय वस्तु हैं वो तो विश्व के समस्त साहित्यों में प्राप्त होते हैं, लेकिन भारत के साहित्य की जो भाव पक्ष के विषय वस्तु हैं वो केवल भारत में ही प्राप्त होते हैं। और यही देन है कि भारत का जो साहित्य है वह एक सर्वोपरि साहित्य हो जाता है। यही इसकी प्रमुख विशेषताओं में से इसे आगे ले चल करके उपस्थित कर देता है। समस्त जगत के साहित्य में भारतीय साहित्य सर्वमान्य साहित्य के रूप में इन्हीं विशेषताओं के आधार पर स्थापित हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों ने जिस प्रकार से बाबू श्याम सुंदर दास के जीवन परिचय और कृतित्व, व्यक्तित्व को समझा, उनका जो शीर्षक निबंध था भारतीय साहित्य की विशेषताएं, उसके हर विषय वस्तु को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, जिसमें भारतीय साहित्य की विशेषताओं का स्टेप बाय स्टेप एक से एक विशेषता को ला करके उपस्थित किया, उन्होंने परिभाषित किया है, व्याख्यायित किया है, और आप तक हमने भी समझाने का प्रयास किया है कि इन विषय वस्तुओं को भारतीय साहित्य में स्वीकार करने के कारण ही भारतीय साहित्य सर्वोपरि साहित्य की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पाठ का जब स्वयं भी इस निबंध को पढ़ेंगे, समझेंगे, मेरे द्वारा बताई हुई विषय वस्तु को आप अवगाहन करेंगे, अपने हृदय में हृदयंगम करेंगे, धारण करेंगे, दिमाग कर मानस पटल पर उसको सोच के लाएंगे, तो निश्चित रूप से इस निबंध के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अब इस निबंध के आधार पर, इस निबंध पाठ के आधार पर कुछ जो प्रश्न अभ्यास आपके लिए हैं, जैसे इसके पहले वाले में भी हमने दे रखा था आपको कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं में लेखक ने साहित्य के किस प्रमुख विशेषता का वर्णन किया है। मैं समझ रहा हूं कि अगर आप मेरी बात को ठीक से सुन लिए हैं तो इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। धर्म की शक्ति क्या है, धर्म को भी इस निबंध में स्थापित किया गया है। साहित्य में रहस्यवाद से क्या अभिप्राय है,
अभी अभी हमने रहस्यवाद और सरलवाद की चर्चा आपसे की और हमारे साहित्य की देशगत विशेषताएं क्या है। देशगत विशेषताओं को दूसरे शब्दों में आप भौगोलिक विशेषता भी कह सकते हैं, और इन विशेषताओं के कारण भारत के साहित्य में कैसे चार चांद लग जाते हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों के अंतर्गत ही आप इस निबंध की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे, इस निबंध को समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, आशा नहीं पूर्ण विश्वास, इस निबंध को आप समझ जाएंगे। और मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो सदा के लिए निबंध आपके मन मस्तिष्क में स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित निबंध भारतीय साहित्य की विशेषताएं अब समाप्त होता है। इसका आप ठीक से अवगाहन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे तो यह आपको पूर्ण अंक के साथ सफलता दिला देगा। धन्यवाद।